तो वेजाइना जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स है, तो उसका जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है दैट इज क्रिएटेड बाय आवर नेचर। तो इवन मार्केट में जितने भी फेमिनाइजिंग एजेंट्स हैं, लाइक जितना भी बार यूज करोगे आपको वजाइना ड्राइनेस होगा। बच्चों में कभी भी वजाइना इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको यूटीआई भी नहीं हो सकता है। अपन हेजिटेट करते हैं है ना, बिकॉज वी आर नॉट फ्री टू do the conversation about the intimacy and the couple requirements, because it's very thin membrane। किसी को 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाता है, बट इट्स नॉट कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी सीए सर्विक्स है ना, अगर वो रिलेशनशिप बनाता है अपने हस्बैंड से, है ना, बनाती है, फिर उनको ब्लीडिंग होता है, पोस्टकोइटल ब्लीडिंग होता है। हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? या तो आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज अलॉन्ग विद गुड डाइट। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं रीना आ गई हूँ एक और न्यू एपिसोड लेकर आपके सामने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी फीमेल व्यूवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। वैसे तो यार बहुत टाइम हो गया, मुझे ना बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ईचिंग हो रही है प्राइवेट पार्ट्स में एंड कहीं जाती हूँ तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। मेरी 2-3 दिन पहले एक फ्रेंड थी, उससे डिस्कशन हो रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया प्राइवेट पार्ट में। तो आज की ये जो डिस्कशन होने वाला है इसी टॉपिक पर है कि मेनली फीमेल्स की जो हेल्थ है, वुमेन हेल्थ के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वजाइनल हाइजीन के ऊपर हम बात करने वाले हैं एंड और भी बातें हमारी आती रहेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सविता का। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें तेरी मेरी में एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से आप टाइम निकाल कर आए हो एंड मैम बहुत इमरजेंसी में आई है हॉस्पिटल से डायरेक्ट। सो मैम, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे हमारे व्यूवर्स को। आई एम डॉक्टर सविता कुमारी। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन Chandigarh Hospital and as a visiting consultant in Kausal Hospital and Healing Hospital in Chandigarh. Okay. And I have done my fellowship in laparoscopic gynec surgeries and cosmetic gynec surgeries. All right. So cosmetic surgery की अगर बात करते हैं तो कितने टाइम से आप इसमें वर्किंग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? Last 2 years only. Last 2 years you are practicing. So it's the evolving branch, right? Yeah. All right. So अभी किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में आप वर्किंग है या खुद का आपका प्राइवेट क्लिनिक है? खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी है। In evening I see my own patients. Yeah. ऑल राइट। सो मैम, अगर आज की डेट में बात करते हैं वजाइनल हेल्थ की और हाइजीन की, सो देखा गया है कि ज़्यादातर लेडीज़ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत तरीके के हो रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप बताएंगे कि हाइजीन का ध्यान कैसे रखना चाहिए और जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे वो किस तरीके से बच सकते हैं? Since vagina is a private part and this is very sensitive, super sensitive in fact. तो vagina जो हमारा private parts है, तो उसका जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है दैट इज क्रिएटेड बाय आवर नेचर। तो हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो नेचर हैज गिवन द लैक्टोबैसिलाई द ऑर्गेनिज्म, वो लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, वो वेजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो उसको एसिडिक रखता है। ओके, तो उसका pH of the vagina should be 4.5 और 3.5 to 4.5। जी जी। तो ये जो लैक्टोबैसिलाई है वो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तो अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे बाय क्लीनिंग विद सोप और एनी अप्लाइंग एनी डिओड्रेंट और एनीथिंग एल्स लाइक talcum powder or whatever you want to remove the hair also, using any other mechanism to cleaning the vagina, it all leads to disturbance of the pH of the vagina. So when the pH of कैसे कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए और क्लीनिंग हाइजीन के लिए क्या कर सकते हैं? So that's why I am just describing it कि अगर आपको वजाइना का जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है ये लैक्टोबैसिलाई को आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर इसका जो मैकेनिज्म है क्लीनिंग का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो नेचुरल क्लीनिंग है दैट कि आपको बस क्लीन वाटर से क्लीन करना है। ओके, वी शुड नॉट यूज जो भी सोप मार्केट में आ रहे हैं आर्टिफिशियल। नहीं, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं यूज करना है। इनफैक्ट once a day you can use like very mild non-reactant soap, very mild, like Dove super sensitive एक सोप आता है Dove का या फिर पेयर्स का, वो आप यूज कर सकते हैं। इवन मार्केट में जितने भी फेमिनाइजिंग एजेंट्स हैं लाइक आपका वी वॉश हो गया, व्हाटएवर क्लीनिंग अभी आप बहुत ज्यादा हाइप हो रखा है, वजाइनल क्लीनिंग जो भी आते हैं आपको ट्यूब्स वगैरह,
सबको आप अगर जितना भी बार यूज करोगे आपको वजाइनल ड्राइनेस होगा, बिकॉज आपने लैक्टोबैसिलाई को वॉश कर दिया। एज मच एज लैक्टोबैसिलाई वहाँ से खत्म हो जाएंगे तो जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो इन्वेट करेंगे, इधर Okay. बैक्टीरिया है ना, इधर कैंडिडा। तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एंड कैंडिडियासिस, दिस टू आर वेरी डिस्टर्बिंग। बट आज की डेट में अगर हम जाते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन का, तो यूजुअली गायनो के पास अगर जा रहा है Yes, पर्सन, तो वो भी कुछ सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें सोप से Cleaning लिक्विड करो। से क्लीनिंग कर लीजिए, हाँ। इससे क्लीनिंग कर लीजिए। उस केस में क्या है, क्योंकि उस केस में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वजाइना में अगर इन्फेक्शन है तो हम वहाँ से एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं पहले, है ना, या फिर हम पहले पैप स्मीयर ले लेते हैं सिंस द वजाइना इज फुल ऑफ डिस्चार्ज। तो वो डिस्चार्ज में आपका हमेशा हम एंटीबायोटिक का कोर्स करके फिर हम उसका पैप स्मीयर लेते हैं, या फिर पहले लेते हैं फिर बाद में लेते हैं, आफ्टर द ट्रीटमेंट 2 बार Okay. लेते हैं। ओके तो पैप स्मीयर वी कम टू नो कि व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर, एंड उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, ओके and then we treat the patient. फिर after 3 months we again take the pap smear and then re-examine the slide and we come to know कि आपका infection clear हो रिलीज चुका हो है। जाए, क्लियर हो जाए। Yes, yes. ओके, एक लाइक जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो यू शुड वॉश विद अ हल्दी वाटर, टर्मरिक वाटर हल्दी होता है, is क्या वो डायरेक्ट यूज करना चाहिए? antiseptic. हल्दी इज एंटीसेप्टिक। हमें वजाइना पे क्लीन एंड क्लियर वाटर के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड जो आउटर पार्ट होता है वुमन का, दैट इज वल्वा, एंड वजाइना इज द इनर पार्ट, दैट इज अ ट्यूब, ओके दैट इज ओनली म्यूकोसन लाइनिंग। तो आप उसको कुछ भी नहीं वॉश करना है वजाइना को, वो अपने आप वहाँ पे जो ग्लैंड्स भगवान ने दिया है हमें, है ना, वो ग्लैंड से सिक्रेशन निकलता है, इसके वजह से वो लुब्रिकेंट रहता है, ओके है ना, तो वो अपने आप वो क्लीनिंग होते रहता है। वी क्लीन ओनली द वल्वल पार्ट, द आउटर पार्ट, ओके, है ना, वी शुड नेवर क्लीन इनसाइड द वेजाइना, यू नो, इनसाइड हाँ। वजाइना। तो ये है, तो वो क्लीनिंग मैकेनिज्म अपने आप ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो फिर पेशेंट को वहाँ पे ड्राइनेस होगा, जैसे ही ड्राइनेस होगा फिर उसको इन्फेक्शन होगा। सो तो नॉर्मल जो वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, दैट इज म्यूकॉइड डिस्चार्ज, दैट इज 95% ऑफ वाटर कंटेंट इज देयर, ओके, along with few mucus and carbohydrates are there, the normal secretion होता तो है। ये जो हाइजीन की बात कर रहे हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, क्या हमारी जो फूड होता है, इंटेक होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी वजह से भी रीजन होता if है? you are well if you are immunocompetent, है ना, अगर आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है फिर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर होगा, नहीं के बराबर ओके, होगा। जिनका इम्यूनिटी लेकिन पावर कम इम्यूनिटी है, वीक है तो फिर जैसे कि किसी को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या फिर कोई HIV का पेशेंट है, या फिर TB का पेशेंट है, या फिर कैंसर का पेशेंट है, तो उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ही लो है, ठीक है, तो उस टाइप के पेशेंट को, प्लस जिसका पुअर हाइजीन है, जो विलेज ओरिजिन के होते हैं या फिर जो लेबर क्लास के होते हैं, उनको वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा, आपको गायनी डिपार्टमेंट में 90% केस इसी का आता है OPD में, वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल ईचिंग, वजाइनल डिस्चार्ज, देयर इज सर्विसाइटिस, PID, pelvic inflammatory disease and vaginal discharge, because they don't treat it। और अगर आप ट्रीट नहीं बिकॉज करोगे, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वो फिर टीवी में एड्स आ रहे हैं, so they are वो following it। इन्फेक्शन ऊपर असेंड कर जाता है, दैट लीड्स टू एंडोमेट्रियोसिस, PID, वो सब कॉज करता है। बट ये तो रही कि अगर हम एक एडल्ट की बात करते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड की बात करते हैं, लाइक अगर 8 इयर्स का 9 इयर्स का उनमें बच्चा नहीं है, होता है, इन्फेक्शन उनमें भी बहुत होता है, तो उनमें वो क्या प्रॉब्लम होती है? जो बच्चों को ईचिंग का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए क्या पेरेंट्स को आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, बच्चों में क्या होता है ना, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, उस टाइम उसका भी वो फॉर्मेशन हो ही रहा है, उसका जो मैच्योरेशन ऑफ द लाइनिंग है, तो बच्चों में कभी भी वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको UTI भले हो सकता है ना, या फिर उसको वर्म इन्फेस्टेशन होगा। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो है कि वजाइनल इन्फेक्शन नहीं है? तो उसके अब वही यूरिन टेस्ट कराते हैं हम लोग, अगर उसका एनस के पास वर्म इन्फेक्शन हुआ आता है तो उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, वी टेक द सैंपल। ओके, तो ये कॉस्ट टेस्ट करते हैं बच्चों का। तो कॉस्मेटिक सर्जन ही इसका मतलब, अगर मैं व्यूअर्स की बात करूं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको नहीं पता कि उन्हें गायनो के पास जाना है या कॉस्मेटिक सर्जन के पास। नहीं, ये तो ये गायनो के अंडर ही आता है। कॉस्मेटिक इज डिफरेंट ब्रांच, दैट इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ वेजाइना।
that और adults only you know consider एंड अगर for this thing. हेयर रिमूविंग की बात करते हैं Yes, तो yes. मार्केट में बहुत सारी Yes, चीजें हैं, yes, बहुत yes. सारी क्रीम्स Yeah, yeah. अवेलेबल है, लोग वैक्स का भी यूज Wax का करते भी use हैं करते एंड हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लेजर सर्जरी भी बहुत से लोग अडेप्ट करते हैं। तो उस केस में कौन सा बेस्ट वे है हेयर क्लीनिंग के लिए? हेयर क्लीनिंग के लिए जहाँ तक बात करते हैं, वैक्स से अगर आप हेयर क्लीनिंग करते हो तो जिस एरिया पे हेयर था दैट वर्क्स एज ए कुशनिंग, है ना, राइट। एंड वो हेयर्स क्या करते हैं, वो उस एरिया को प्रोटेक्ट ही करते हैं, है ना। अगर आप उस हेयर को रिमूव कर दोगे तो वो एरिया एक्सपोज हो जाता है और वो Okay. एक्सपोज होता है तो वहां से फिर से इन्फेक्शन आपको रीचअप हो सकता है। तो मतलब इसलिए वहाँ पे what you ड्राइनेस suggest होता है। कि वो क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं, आप ट्रिमिंग कर सकते हो, लाइक लेजर वगैरह इज बेटर। लेजर के थ्रू? लेजर इज वेरी कॉस्टली, तो हाँ, हाँ। आप लेजर हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ हाँ, रेजर हम कर सकते हैं, रेजर क्लीनिंग ज्यादा बेटर है। रेजर या फिर ट्रिमिंग कर सकते हो, ट्रिमिंग कर से। सकते हैं। यस, वैक्स भी मीन्स कराते कि हैं। अपर लेयर हम रिमूव कर सकते हैं बट वी शुड नॉट गो फॉर द वैक्स, क्योंकि इंटरनली यस 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 प्रॉब्लम होगी। सो व्यूवर्स, आई गेस कि मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। आज की डेट में हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गया, हम पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करते बिकॉज वो यूज करने Yes, लायक भी yes. नहीं होते हैं एंड छोटी छोटी चीजों पे अगर हम किसी के घर पर भी गए तो हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस इन्फेक्शन के पीछे ये सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। एंड मैम अगर बात करते हैं कि कितने टाइम तक किसी पर्सन को अवॉइड करना चाहिए इन्फेक्शन, इसकी भी कुछ टाइम लिमिट होती है। एक होता है कि चलो एक दिन हुआ वैसे इन्फेक्शन होगा ठीक हो जाएगा, बट ये कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, तो आप कब आप जब तक सजेस्ट कब उसको करेंगे? ट्रीट नहीं करोगे वो ऑन ऑफ आपको परेशान करते रहेगा। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो 3-4 महीना से उनको प्रॉब्लम है, वो इग्नोर कर रहे हैं ना। फिर उनको काफी ज्यादा जब डिस्चार्ज होता है, पूरा जब वेट हो जाता है पूरा एरिया, देन दे यूजुअली कम। बट आपको 1-2 दिन में आपको नहीं लग रहा है कि नहीं, है ना, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इचिंग है काफी, इचिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू नो। यस यस, अब जितना आप डिले करोगे तो इन्फेक्शन वहां नहीं रहता है, इट एसेंड्स ऊपर चला आता है, लाइक यूट्रस, है ना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, तो दैट लीड्स टू पीआईडी। तो अगर इसको अवॉइड करते हैं तो ये किस डिसीज में, मतलब कुछ हार्मफुल डिसीज में भी कन्वर्ट वही हो मैं सकता बता है? रही हूँ ना आपको, पीआईडी का नाम सुना होगा आपने, PID? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हाँ। जो आपने लोअर पेन एब्डोमेन से पेशेंट्स परेशान रहते हैं, उनको डिकरेंट लोअर पेन एब्डोमेन होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस असेंडिंग इन्फेक्शन। ओके। तो अगर पेशेंट आप नहीं दिखाते हो, पेशेंट अगर कंसल्ट नहीं करते हैं, तो ये इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट लाइक यूट्रस, यूट्रस तक आपका इन्फेक्शन सर्विक्स फैल से जाएगा, करके यूट्रस तक चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, सराउंडिंग टिश्यू को भी जिससे Oh अटैच my होता है God. यूट्रस, वो सब आते हैं। तो काफी इग्नोरेंट होते हैं पेशेंट, वो दैट लीड्स टू ऑल दिस थिंग्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैम की बातों से तो यही लगा है कि अगर हमें छोटा सी भी इचिंग थोड़ी बहुत भी हो रही है, हमें वो अवॉइड नहीं करना चाहिए, जल्दी से क्विकली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज एक फीमेल ही है जो कि Yes, पूरी yes. फैमिली को देख सकती है एंड And, अगर आप yes, ही yes. ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फीमेल्स यूजुअली इग्नोरेंट रहती है अपनी हेल्थ, बहुत ज्यादा इग्नोर रहती है। इवन अगर मैं अपनी भी बात करती हूँ ना, समटाइम मैं भी बहुत सारी चीजें हैं इग्नोर कर देती Ignore हूँ, करते हैं। क्योंकि एक होता है ना, अपने बारे में हम बहुत बाद में सोचते हैं, Yes, yes, अपने को बिल्कुल बियॉन्ड द वर्ल्ड रखते हैं, बाकी सारी चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं। एग्जैक्टली। मैम अभी आज की डेट में है ना, बहुत ट्रेंड है ये लेबियोप्लास्टी। यस यस। लेबियोप्लास्टी एग्जैक्टली क्या है और क्या सजेस्ट करेंगे, कब करवाना चाहिए, सारा डिटेल्स अगर आप थोड़ा बहुत Yes, देंगे yes. तो हेल्पफुल रहेगा व्यूअर्स को। Yes, yes. Labioplasty is one kind of cosmetic part of cosmetic gynec surgery. There are few more other surgeries like labioplasty, aminoplasty, vaginoplasty, clitoroplasty. ओके, इतनी सारी टर्म्स हैं। Yes, yes. But labioplasty is the most common thing for which patient concerned. ओके। तो लेबियोप्लास्टी में होता क्या है, मैन पेशेंट्स फील कि हाँ लेबिया थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बल्बल डिस्कम्फर्ट लग रहा है, या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद ये थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हैंगिंग हो जाता है, लूज हो जाता है। तो अगर पेशेंट को इंटीमेशन करने टाइम उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है या फिर उनके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, तो द कपल कम एंड तो अगर आपकी आज की डेट में देखा जाए तो आपके पास कितना परसेंटेज ऑफ इसमें आ रहे हैं इस टाइप के केसेस? कपल हेजिटेट करते हैं, है ना, बिकॉज वी आर नॉट फ्री टू
do the conversation about the intimacy and the couple requirements, you know. तो अभी तो पेशेंट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, बट आते हैं patient आते भी, हैं, yes, बट yes, इतना but वो अवेयरनेस उतना नहीं है, discuss नहीं करना they feel चाहते shy हैं, and all. they feel shy. Okay. तो labioplasty is a very good cosmetic surgery. सेफ है ये पूरा प्रॉपर? कोई साइड इफेक्ट इसके? साइड इफेक्ट है उसका थोड़ा बहुत है, जैसे नॉर्मल सर्जरी, माइनर सर्जरीज में दिस इट कम्स अंडर माइनर सर्जरी। तो इसमें बस जहाँ पे हम लोग करते हैं वो एरिया थोड़ा सा, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट ध्यान नहीं रखा अपने हाइजीन का, या फिर अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, एंटीबायोटिक टाइम से नहीं लिया, तो जो हमने जहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा टिश्यू को निकाला है उस साइड मार्जिन पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता तो ये है। कितने टाइम तक, अगर जैसे सर्जरी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्जरी का कितना टाइम होता है, और अगर इफ इन केस कोई सर्जरी करवाना चाहता है तो उसको कितने और डेज तक अपना केयर करना होगा? ये 2 to 4 वीक्स में हील हो जाते हैं ये। ओके, यस, 2 to 4 वीक्स तक अपना ध्यान रखना होता है। इट्स अ माइनर प्रोसीजर, बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर फॉर 2 to 4 वीक्स। और उसके बाद उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो माइनर सर्जरी है, मतलब डे 1 में 24 आवर्स में पेशेंट अपने घर जा सकता है आराम से? बस हम कर देते हैं और 2-3 घंटे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके सर, सेम एज हेमिनोप्लास्टी। हेमिनोप्लास्टी टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स। सो हेमिनोप्लास्टी कैसे डिफरेंट है लेबियोप्लास्टी से? Hymenoplasty, the hymen is a small membrane-like structure. जब आप लाइक हाइमन क्या होता है, जो प्यूबर्टी के बाद एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फर्स्ट टाइम जब आप इंटीमेट होते हैं पार्टनर से, देन इट ब्रेक्स, बट समटाइम्स इट ब्रेक्स प्रीमेच्योरली आल्सो। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, रनिंग, उस टाइम भी वो ब्रेक हो जाता है हाइमन, है ना। या फिर अगर कोई प्रीमेराइटल किसी का फेड है, किसी को हाइमन फिर से दोबारा बनवाना है, तो वो हमें कंसल्ट करते हैं, तो वो हम फिर से रिवर्जिनेशन हो जाता है। बट मैम, अभी इस पॉडकास्ट से पहले मेरे पास कुछ व्यूअर्स के पॉइंट्स आए थे, फीमेल व्यूअर्स थी, सो उनका कंसर्न हमेशा ये हुआ कि मतलब जो वर्जिनिटी लूज की हमने बात की थी, सो दे वर स्पोर्ट पर्सन, बट उनको कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्विकली उन्हें पता चला हो। एंड हाँ, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ब्लीडिंग हो ही, हाँ, बिकॉज वेरी थिन मेम्ब्रेन, किसी को 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाता है, बट इट्स नॉट कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो। ओके, वैसा नहीं होता, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर है ना, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं कि अगर हम लाइक चलो मेट्रो सिटीज में है, एक एजुकेटेड कपल है, दे अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा चीजें होती है, बट अगर हम थोड़े से रूरल एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो लोग तो बिलीव करते हैं कि इस चीज को, इसके ऊपर पूरा रिलेशनशिप भी डिपेंड करता है। पेशेंट आते हैं मेरे पास, गाँव के पेशेंट आते हैं जी, स्पेशली फॉर मेकिंग द योर हाइमेन। ओके, गाँव से आते हैं पेशेंट, एकदम रूरल एरिया से, तो उनको ये डर रहता है कि आगे तक उनका रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसके ऊपर बिलीव करें या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आजकल लाइफ इतना फास्ट है, आप फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, दौड़ भाग करते हो, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उतरते हो, साइकिलिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, तो हाइमेन इज वेरी थिन लाइक अ पेपर, यू नो। तो इतना थिन सा, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन ओनली लाइनिंग, है ना। तो उतना थिन मेम्ब्रेन अगर आपका ब्रेक होता है तो कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगा ज्यादा, नेवर। तो ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है कि अगर फर्स्ट कोई शादी करता है, कोई कपल, है ना, तो उसको ब्लीडिंग हो ही, तो दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है वर्जिनिटी से। सो फ्रेंड्स, आपको देखिए, हम जो अभी जितने भी पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं ना, अवेयरनेस से रिलेटेड है, एंड दिस इज अ रियली बिगेस्ट पॉइंट, बिकॉज क्या होता है रूरल एरिया में, आप देखेंगे आपके क्लोज वंस में भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जब शादी होती है, यूजुअली एक मिथ है कि वाइट बेडशीट बिछाई जाती है एंड चेक करने के लिए कि लड़की कुंवारी है या नहीं है, ब्लीडिंग हुई या नहीं हुई। सो प्लीज आप इस वीडियो के जरिए उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि नेसेसरी नहीं है कि वर्जिनिटी लूज होगी तो उसमें ब्लीडिंग होगी ही या नहीं होगी। सो प्लीज इस मिथ को दूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड अवेयरनेस फैलाइए कि इन चीजों के ऊपर एक रिलेशनशिप को आधार ना बनाए। बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो मैम, जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से ही आ रहे हैं या सिर्फ चंडीगढ़ और ये नियर बाय पंजाब? ज्यादा पंजाब से आते हैं, ज्यादा पंजाब हरियाणा से, हिमाचल से भी आते हैं पेशेंट।
ओके, Yes, हिमाचल yes, से भी जो भी नियर बाय कनेक्टेड है। कॉस्मेटिक हाइमेनोप्लास्टिक के लिए ज्यादा आते हैं पेशेंट, हाइमेनोप्लास्टी के दे लिए। हैव द मिथ, सो दे कंसल्ट कि हाँ ऐसे ऐसा है। तो सो इज इट कॉस्टली सर्जरी और जस्ट नॉर्मल, मतलब no, no, it's not very much costly. Yeah, anyone मतलब can bear anyone it. can Yes, afford yes, it. afford it. Yes. Alright. आउटडोर प्रोसीजर, बस पेशेंट आता है, हम करते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। ओके, हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं। पेशेंट को एडमिट नहीं नहीं, करते। नहीं। सो अगर कोई आउट ऑफ द हाँ। स्टेट आ रहा Yes, है yes, आपके बस पास, आना है, उसको कर देते हैं, फिर वो चला जाता है। तो वो आपसे फोन पर कनेक्ट कर सकते हैं। फोन पे कनेक्ट करते हैं। ओके, प्री आपसे कैसे अपॉइंटमेंट आपको- लेकर हाँ, आपको सेम डे ही तो उसके आपको बाद क्या उसको प्रिकॉशन रखना है, हम उसको डिटेल में समझा देते हैं। सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, कितने दिन में हील हो जाता है, तो ये सारा हम पेशेंट को डिटेल में बताते हैं। तो आई गेस कि फर्स्ट ऑफ ऑल को इस मिथ को दूर कर देना चाहिए कि हाइमेनोप्लास्टी के लिए अगर कोई आ रहा है कि वो इट शुड नॉट बी अ रीजन, बट हाँ लेबियोप्लास्टी है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट के लिए डिपेंड करता है, तो उसके लिए वी शुड गो, राइट ना। सो मैम अभी बहुत टाइम से मैंने सुनने में आ रहा है सीए सर्विक्स होता है जो कि कैंसर रिलेटेड है प्रॉब्लम, है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। यस, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यस, यस। कार्सिनोमा सर्विक्स एक ऐसा कार्सिनोमा है जो कि प्रिवेंटेबल है। दिस इज अ सिंगल कैंसर जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। बाकी किसी कैंसर को आप रोक नहीं सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। इसको हम रोक सकते हैं रेगुलर स्क्रीनिंग कराकर। ओके, तो गवर्नमेंट भी काफी इस पे एम्फेसाइज करती है ना। और इसका वैक्सीनेशन भी अब लॉन्च हो गया है इंडिया में। 2 टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं। तो ये किस एज ग्रुप से? यस, यस, 9 इयर्स टू 25 इयर्स तक के एज को हम देते हैं ये वैक्सीनेशन, है ना। प्रेफरेबली 9 टू 14 इयर्स तक देना ज्यादा बेस्ट होता है, बिकॉज वंस यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव तो वैक्सीनेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो बिफोर द फर्स्ट इंटीमेसी आप उसको लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सो इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन अभी हुआ है, सेकंड अब है। अगर आप 15 इयर्स से कम एज ग्रुप में आप दे रहे हैं वैक्सीनेशन तो आपको सिर्फ 2 डोज देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो लेकिन अगर आप 15 इयर्स से कम ही आएगा, 15 इयर्स से ऊपर हैं फिर आप ले रहे हैं वैक्सीनेशन, फिर आपको 3 डोज देना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये आपका 2 डोज है तो एक आज ले लो, फिर एक 6 महीने के बाद ले लो। अच्छा, अगर 3 डोज वाला ले रहे हैं 15 इयर्स के बाद तो आज ले लिया, फिर एक 1 मंथ के बाद, एक 6 मंथ के बाद। सो सपोज इफ की 15 इयर्स से हो गया तो मैक्सिमम एज कितना होता है जिसमें 25 इयर्स तक, या फिर मैक्सिमम अगर आपकी शादी 22 साल में होगी सपोज, तो 25 इयर्स में लेने से आपका इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी शादी 26 साल में हो रही है, आपने 25 साल में ले लिया, तो फिर आपकी इफेक्टिवनेस है। तो सपोज इट की ये लॉन्च तो अभी हुआ है वैक्सीनेशन, है ना, एंड किसी जो अभी आज का यूथ है, आज की जो लेडीज है उनको आप क्या कहेंगे जो कि 30 क्रॉस कर चुकी है? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हम उसका ना स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग आपका सजेस्टेड है आपका 25 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के एज में। तो 25 ईयर्स से आप स्क्रीनिंग करवाना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है ना। तो 25 ईयर्स में स्क्रीनिंग के फॉर्म में हम क्या करते हैं, पेशेंट से पैप स्मीयर लेते हैं और साथ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज करता है सीए सर्विक्स, तो उसका टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो ये ना ये अगर साइमल्टेनियस करते हैं, एक साथ करते हैं आप, है ना, अगर ये दोनों टेस्ट इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर आप लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी पैप स्मीयर से बेटर आता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अगर आपका वो निगेटिव हो गया, अगर आपने 25 साल के से शुरू किया, तो फिर आप यू आर सपोज टू डू इट बाय एज ऑफ 30 इयर्स, 5 इयर्स के गैप पे करते हैं फिर से रिपीट। ओके, तो आपको ये रिपीट 65 इयर्स के एज तक करना है। 65 इयर्स तक। अगर आप एचपीवी नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ पैप स्मीयर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हर 3 इयर्स पे आपको पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना है। लेकिन अगर आप एचपीवी करवाते हैं साथ में तो फिर आपके लिए बेस्ट है। उसमें आपको डिटेक्ट होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसका और आगे हम वर्कअप करते हैं। सो मैम जैसे सीए सर्विक्स की बात करते हैं, कौन से सिम्टम्स है कि कब वो हम पहचान सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वी शुड गो टू द डॉक्टर? अगर पेशेंट को ऑलरेडी सीए सर्विक्स है ना, और उसको पता नहीं लगा, फिर वो लाइक अगर वो रिलेशनशिप बनाता है अपने हस्बैंड से, है ना, बनाती है, इंटीमेट करते हैं, तो उसको पोस्ट जब वो करते हैं फिर उनको ब्लीडिंग होता है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होता है काफी। ओके,
तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सीएस सर्विक्स। ओके। या तो फिर पेशेंट ब्लीडिंग से प्रेजेंट करता है, वजाइनल ब्लीडिंग से, या तो फिर उसको वजाइनल डिस्चार्ज होता है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा पेशेंट को। ओके। और फिर लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, पेल्विक पेन्स होंगे पेशेंट को। ओके। तो इस टाइप से पेशेंट प्रेजेंट करता है। लॉस ऑफ वेट भी होता है काफी, तो इस टाइप से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, देखिए सारे सिम्टम्स को आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर भी हो रहे हैं या आप फील कर रहे हैं कि इस टाइप के डिस्चार्ज आपके साथ हो रहा है या एब्डोमिनल पेन है वो भी अगर आपको हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी गाइनो को। एंड अगर आपको उसमें भी हेजिटेशन हो रही है सो डायरेक्टली सविता मैम को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ एंड वेलनेस की, तो एक नेटल वाइज कम्युनिटी है जो कि इसके ऊपर वुमेन हेल्थ और वेलनेस के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रही है। सो शी इज द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड डिटेल्स जो भी है, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इनको इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेटल वाइज का पेज है, वहां से भी हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैम लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी फीमेल्स हैं, माताएं, बहनें, जो भी हैं, है ना, फीमेल चाइल्ड, सबको अपने हेल्थ के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? या तो आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज, अलॉन्ग विथ गुड डाइट। गुड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड डाइट में आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, है ना, एंड वो सारा डाइट आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स हो, प्रोबायोटिक्स लाइक कर्ड हो गया, है ना, या फिर जिसमें भी लैक्टोबैसिलाई वाला होता है वो आप ले सकते हैं। ओके, है ना। प्रीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, विटामिन सी रिच डाइट, क्रैनबेरी जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द वेजाइना क्लीन, है ना। क्रैनबेरी जूस दैट क्रिएट्स द स्टिक एनवायरनमेंट इन द वेजाइना, तो आप वो ले सकते हो, क्रैनबेरी जूस। एंड फ्रेश फ्रूट्स, रिच विटामिन सी फ्रूट्स, ऑल बेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस टाइप से आप अपने ओवरऑल हेल्थ को काफी इम्प्रूव कर सकते हो। ओके। और इससे आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। सो आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बाद में आपने डाइट की बात की है कि जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि जो सीएस सर्विक्स का वैक्सीनेशन है वो पैन इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, तो आप नियर बाय अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ गो फॉर द वैक्सीनेशन इफ़ यू वांट टू द हेल्दी लाइफ। सो मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना स्पेशल टाइम हमें दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप किया। सो दिस इज़ द छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम बातें तेरी मेरी टीम फॉर यू। सो मैम, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर जहाँ पर आपने अपनी बातें शेयर करी और हमारी बातें भी सुनी। एंड व्यूअर्स को भी हमारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बातें तेरी मेरी। एंड अगर आपके माइंड में कुछ और बातें हैं जिनके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप किसी के हेल्प कर सकें। सो आज